तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सूरज और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का भी निशान दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो उन बच्चों के लिए है जो मतलब 10th पास आउट कर चुके हैं और 10th के बाद उन्होंने बायोलॉजी ऑप्ट किया है, यानी कि वो अब आगे बायोलॉजी लेकर के पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहली बात कि जो सीबीएसई मीडियम से स्टूडेंट हैं, यानी कि जिन्होंने बचपन से ही सीबीएसई से पढ़ाई करी है, तो उनको तो थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन जिन्होंने सीबीएसई से पढ़ाई नहीं करी है उनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कैसे मतलब पढ़ाई करते हैं, एनसीईआरटी से कैसे पढ़ते हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए मतलब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आया हूँ जो कि बायोलॉजी को समझने में और अच्छे से पढ़ने में और बायोलॉजी को ग्रिप में बनाने में बहुत ही मदद करेगी। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो अगर मैं 11th एनसीईआरटी की बात करूं तो 11th और 12th दोनों में ही यूनिट वाइज कंटेंट दिए हुए हैं। यूनिट वाइज कंटेंट दिए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि उसमें से कुछ बड़े बड़े यूनिट्स दिए हुए हैं जिनके की अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो 11th बायोलॉजी में टोटल 5 यूनिट्स दिए गए हैं और प्रत्येक यूनिट्स में यानी प्रत्येक यूनिट के अंदर 3 से 4 चैप्टर्स हैं, मिनिमम 3 से 4 चैप्टर हैं। और टोटल 11th में 22 चैप्टर्स हैं। टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 22 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो हमें क्या है कि यूनिट के हिसाब से पढ़ना है, यानी कि अगर मैंने कोई यूनिट स्टार्ट कर दिया है पढ़ने के लिए तो उस यूनिट के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं पहले उन चैप्टर्स को एक एक करके हमें कंप्लीट कर लेना है। ऐसा नहीं कि एक यूनिट अगर मैंने शुरू किया तो उस यूनिट को छोड़ करके अब फिर दूसरे यूनिट के दूसरे चैप्टर्स पढ़ने लग गए, ऐसे में रिदम टूट जाता है। जैसे कि मैं अगर सेल पढ़ रहा हूँ तो सेल के बाद क्या आता है? टिश्यू। टिश्यू के बाद क्या आता है? ऑर्गन। ऑर्गन के बाद क्या आता है? ऑर्गन सिस्टम। तो ये एक रिदम बना हुआ है ना, उसी तरह से पहले सेल पढ़ेंगे, फिर टिश्यू पढ़ेंगे, फिर ऑर्गन पढ़ेंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो यूनिट वाइज कंटेंट दिए गए हैं एनसीईआरटी में वो भी इसी टाइप से पढ़ने के लिए दिए गए हैं कि आप एक एक यूनिट को पढ़ते जाइए और जो भी यूनिट आप सबसे पहले अगर कोई एक यूनिट को सेलेक्ट करते हैं तो उस यूनिट में जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं उनको सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि ये 11th बायोलॉजी है, 11th क्लास की ये एनसीईआरटी बायोलॉजी है। तो अगर इसमें अगर सेकेंड चैप्टर की अगर बात करें, यानी कि सेकेंड अगर यूनिट की बात करें तो इसमें क्या है? सेकेंड यूनिट ये रहा यहाँ पे सेकेंड यूनिट है ना, ये सेकेंड यूनिट है। अब इसमें से जैसे 3 चैप्टर दिए हुए हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ये तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स हो गए। यहाँ पे एनिमल्स का नहीं दिया हुआ था इसलिए एनिमल के लिए अलग ही चैप्टर बना दिया, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये 3 चैप्टर हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर यूनिट में जो 3 चैप्टर दिए हुए हैं इनको एक एक करके पहले पढ़ लेना, तब किसी दूसरे यूनिट में जाना है। ठीक है, ये 12th क्लास की एनसीईआरटी है। अब इसमें क्या है, एनसीईआरटी के का कोई भी चैप्टर अगर अपन ले लें, कोई भी एक चैप्टर है ना, मान लिया जाए ये चैप्टर अगर 6, जैसे यूनिट यहाँ पे 6 है तो इसमें रिप्रोडक्शन दिया गया है, तो इसमें से 3 चैप्टर हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर 3 में दिया गया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और चैप्टर 4 में दिया गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी टोटल 4 चैप्टर्स हैं। तो इसमें है कि सबसे पहले इधर साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो चैप्टर शुरू हो रहा है तो वो QR कोड वगैरह दिया गया है, और यहाँ साइड में जहाँ चैप्टर शुरू होता है उसके साइड में यहाँ पे कुछ कंटेंट दिए हुए रहते हैं, यानी कि वो टॉपिक्स हैं जिनके के बारे में चैप्टर में डिस्कस किया गया है। ठीक है, और एक जो सबसे बड़ी बात है एनसीईआरटी में वो ये है कि जो कोई अगर चैप्टर अगर है कहीं पे भी तो उसमें क्या है कि कुछ स्पेस छोड़े हुए रहते हैं ये एनसीईआरटी में। जैसे यहाँ पे ये कंटेंट दिया गया है और इधर कुछ स्पेस छोड़ दिया है, यानी 1/3 स्पेस छोड़ दिया गया है। ये 1/3 स्पेस किस लिए है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स, बायोलॉजिकल टर्म्स, डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स वगैरह लिखने के लिए। जो बुक में दिए गए हैं उसको भी आप साइड में अलग से शॉर्ट नोट के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर अगर आप कहीं क्लास कर रहे हैं या कोई कोचिंग में जा रहे हैं और वहाँ पे कुछ अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है तो वो भी आप बुक में ही एक साइड में लिख सकते हैं, आपको अलग से कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सारा कंटेंट जो है सिंगल एनसीईआरटी के चैप्टर में आ जाएगी, जिससे कि पढ़ने में स्टूडेंट को बहुत ही आसानी होती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।
अब जैसे मैंने किसी एक चैप्टर को अगर पढ़ना शुरू कर दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले उस चैप्टर को पढ़ने के पहले जो वो साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं ना, या बीच बीच में भी अगर साइंटिस्ट वगैरह का जिक्र होता रहता है, तो सबसे पहले साइंटिस्ट का नेम हमें पता होना चाहिए, बर्थ ईयर पता होना चाहिए, बर्थ प्लेसेस पता होना चाहिए, और उनका कंट्रीब्यूशन कि उस टॉपिक में, उस मैटर में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, चैप्टर में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उन्होंने ऐसा क्या किया है अपने लाइफ में उस चैप्टर की रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। दूसरी, कीवर्ड्स हमें याद रखनी है। कीवर्ड्स होता है बायोलॉजिकल टर्म्स, उनके डेफिनेशंस, ये चीज़ें हमें बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। तीसरा, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट सपोज कि सेल साइकिल अगर देख लें, या फिर लाइफ साइकिल देख लें, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कि कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, कुछ चीज़ें उसमें जो है एक रिदमिक फॉर्म में बताई गई है, तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल कंसेप्ट। उसको एक स्टोरी के फॉर्म में याद रखना चाहिए। जैसे कोई एक स्टोरी होती है ना कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, कोई एक लंबी प्रोसेस है, तो पहले क्या हुआ फर्स्ट स्टेप पे, फिर सेकंड स्टेप पे, फिर थर्ड स्टेप पे, इस तरह से आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इससे हमें पता रहता है कि इसके बाद क्या एक क्रम बन जाता है, एक लिंक बन जाता है। तो उसमें क्या होता है कि वो सब्जेक्ट हमें अच्छे से समझ में आ जाती है और हमें पता चल जाता है कि इस स्टेप के बाद क्या था, तो हम भूलते नहीं हैं, हमें सब कुछ पता होता है। तो इस तरह से इसको पढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए कि लर्न विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम्स बना बना करके इसे याद रखना चाहिए, और डायग्राम्स भी साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, और उसको लेवल करने के लिए आना चाहिए, और उनके फंक्शंस आप साथ ही साथ वहाँ पे नोट डाउन करते हुए लिख सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर हमें, मेरे दिमाग में अगर डायग्राम अच्छे से बना हुआ है ना, तो फिर वो हमें थ्योरी भी याद रहती है उससे रिलेटेड, क्योंकि डायग्राम में हम लेबल करेंगे, फिर लेवल का जो भी चीज़ हमने लेबलिंग की है उसके हम फंक्शंस लिखेंगे, और फंक्शंस लिखेंगे तो सारा चीज़ हमारे दिमाग में आ जाता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को पढ़ने का। दूसरा, मनन करनी चाहिए। जो चीज़ें हमने पढ़ ली है उसको बार बार दिमाग में लाना चाहिए, और उसको रिटेंड करना चाहिए, मतलब अपने दिमाग में उसको रखना चाहिए। जैसे सपोज मैं कोई चीज़ भूल रहा हूँ तो जाके तुरंत से फिर से बुक में देख लूँगा, और अगर नहीं बोल रहा हूँ तब तो वो मतलब है कि हमारे माइंड में है। अच्छा, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद फिर ये आता है कि यार हमें पता कैसे चलेगा कि मुझे कितना आया कितना नहीं आया, समझ में आया भी या नहीं आया। तो उसके लिए टेस्ट है, आप टाइम टू टाइम अपने आप को टेस्ट लेते रहिए, कुछ क्वेश्चंस वगैरह लेकर के उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होनी चाहिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट व्यू से देखें तो एमसीक्यूज़ का आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस लगा सकते हैं, तो उसमें अगर एक्यूरेसी आपकी बढ़ रही है, यानी अगर 100 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए और 1 या 2 क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, इसका मतलब आपने 99% एक्यूरेसी उस टॉपिक में प्राप्त कर ली है। अब वो टॉपिक आपके कंट्रोल में आ गया, मुट्ठी में आ गया, उसके क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा गलत नहीं होते हैं। इसके बाद वाला जो स्टेप होता है, छठा नंबर, वो है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में। अब आप कहेंगे कि यार ग्रुप डिस्कशन करने के लिए तो फ्रेंड्स का होना ज़रूरी है। हाँ, सही बात है, होना ज़रूरी है। तो अगर फ्रेंड्स अवेलेबल हैं तब तो ग्रुप डिस्कशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल में, कॉलेजेस में या फिर क्लासेस वगैरह में ग्रुप डिस्कशन बहुत आसान है। अगर फ्रेंड्स अवेलेबल नहीं हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को हम लगाने की कोशिश करेंगे और उसके मतलब आंसर को मिलाएंगे। अगर हमारा एक्यूरेसी बढ़ रहा है और हमारे मार्क्स अगर अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब हमने उस पर्टिकुलर चैप्टर में, उस पर्टिकुलर टॉपिक में एक महारत हासिल कर ली है। ये कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स हैं बायोलॉजी को पढ़ने के लिए, 11th-12th में पढ़ने के लिए। ये बोर्ड वाले भी ट्राई कर सकते हैं, कंपटीशन वाले, नीट वगैरह वाले भी ट्राई कर सकते हैं। इससे बायोलॉजी बहुत काफ़ी ज़्यादा ग्रिप में आ जाती है और उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे। अगर आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे और तो इसको, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने लाता रहूं जो कि आपको मदद करेगी पढ़ाई वगैरह में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।